हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, आपकी डिमांड बार बार आ रही थी कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो जाए, तो हम आपके लिए उसके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए एमसीक्यू। और कोशिश हमारी तरफ से कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाए। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हमारी कोशिश थी कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए एमसीक्यू लेके आए, लेकिन इंग्लिश में ज्यादा क्वेश्चन टाइम की वजह से ट्रांसलेट नहीं हो पाए। तो आप बेफिक्र रहें, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, उन सबका मैं इंग्लिश मीनिंग आपको समझाता रहूंगा और आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों को सॉल्व करो। ठीक है? तो क्वेश्चन अच्छे हैं और आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ा लेना और आओ मुझे ऑप्शन भेजते रहना। हम देख रहे हैं आपके चैट पे, और चैट में बातें नहीं, सिर्फ आंसर होना चाहिए। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों बिल्कुल परेशान मत होना, सारे क्वेश्चन की इंग्लिश में आपको बता दूंगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन है, दुर्लभता का नियम, स्कैरसिटी का जो लॉ होता है वो कहां लगता है। स्कैरसिटी कहां लगती है? ऑप्शन में देखो क्या क्या है आपके पास। पहला, समृद्ध विकसित राष्ट्र पर लागू नहीं होता है। क्या ऐसा है? क्या स्कैरसिटी डेवलप कंट्री पे लागू नहीं होती? नहीं बच्चे, उस पे भी लागू होती है। अगला, केवल कम विकसित राष्ट्रों पर लागू होती है। अगला, दर्शाती है कि उपभोक्ता एक समाजवादी प्रणाली में संतुष्ट होगा। और डी, दर्शाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकता कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकती। तो बच्चों देखो क्या है स्कैरसिटी का लॉ। स्कैरसिटी, दुर्लभता क्या होती है? बहुत सिंपल, जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसकी डिमांड क्या है? ज्यादा है ना। मानव की आवश्यकताएं असीमित है, पता है ना आपको। और संसाधन, रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। ऐसा ही है ना। तो स्कैरसिटी क्या बता रहा है? कि मानव की आवश्यकता असीमित है, संसाधन सीमित है, और सीमित संसाधनों से मानव की असीमित आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है। तो बस इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि दुर्लभता का नियम दर्शाता है कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। ह्यूमन वांट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता फुल्ली। तो ये डी आपका आंसर है। बताइए ठीक है, किस किस ने डी सोचा था? तो बेफिक्र रहें, ऐसे ही मैं सारे इंग्लिश वाले क्वेश्चन की, हिंदी वाले क्वेश्चन की इंग्लिश भी बताता रहूंगा, तो इंग्लिश वाले बच्चों को कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं। दूसरे पे आओ, निम्न में से कौन सा पीपीसी, पीपीसी सबको पता है, पीपीसी का एक और नाम है पीपीएफ की मान्यता नहीं है। इनमें से कौन सा पीपीसी की मान्यता, अजम्पशन नहीं है? पहला, संसाधनों का कुशल और पूर्ण प्रयोग किया जाता है, रिसोर्स का फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होता है, तो ये तो मान्यता है। अर्थव्यवस्था में संसाधन स्थिर है, रिसोर्स लिमिटेड है, ये भी मान्यता है। तकनीक के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब हम पीपीसी बनाते हैं तो हम ये भी मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और डी ऑप्शन, सभी उत्पादनों के उत्पादन में संसाधन समान रूप से कुशल होते हैं, जो रिसोर्स है वो फुली एफिशिएंट है हर गुड्स के प्रोडक्शन में। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, क्या पूछा है कि कौन सी पीपीसी की मान्यता, मान्यता मतलब अजम्पशन नहीं है, इनमें से कौन सी पीपीसी की अजम्पशन मान्यता नहीं है? तो बेटा देखो, संसाधन कुशल और पूर्ण प्रयोग किए जाने चाहिए, ये मान्यता होती है। संसाधन स्थिर है, रिसोर्स लिमिटेड है, ये भी मान्यता होती है पीपीसी की। तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये भी पीपीसी की मान्यता है। बस ये नहीं है। देखो, आप पीपीसी बनाने के टाइम क्या मान के चलते हो कि रिसोर्स जो है वो सभी वस्तुओं के उत्पादन में समान कुशल, इक्वल एफिशिएंट नहीं है। तो आपका आंसर इसका डी होगा। ठीक है? बताओ ठीक हो? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हो। बेटा ये किस लिखा है, किस स्थिति में पीपीसी, पीपीसी एक सरल रेखा होगा? मुझे बताओ कि पीपीसी, पीपीसी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, इस तरीके का कौन सी सिचुएशन में बनता है? मुझे सोच के बताओ। जब एमआरटी घट रहा हो, ऑप्शन पहला कि जब एमआरटी क्या कर रहा हो, घट रहा हो। दूसरा, जब एमआरटी बढ़ रहा हो। तीसरा, जब एमआरटी कांस्टेंट हो, स्थिर हो। और अगला, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपका वेट कर रहा हूं, कमेंट करो कब पीपीसी
एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी रेखा में पीपीसी कब बनेगा? ए बी सी बताइए, वेट कर रहा हूं। हाँ पुनित सी, सी ठीक है, कुछ बच्चे सी पे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। पीपी बेटा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इंग्लिश वालों को, क्योंकि ट्रांसलेट नहीं हो पाया, क्लास भी इसलिए लेट स्टार्ट हुई, थोड़ा सा किसी समस्या से प्रॉब्लम हो गई, तो समस्या से प्रॉब्लम हो गई, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई समस्या हो गई थी, ठीक है, तो इसलिए नहीं हो पाया आपका ट्रांसलेट, ध्यान देना। तो अब इसमें क्या है कि बताओ पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब बनता है? और एक किलो के भाव सी आ रहा है, एक दो बच्चे हैं जो डी वी भी बोल रहे हैं, भाई डी वाले बच्चों यार एक गलत बात है, ठीक है। पीपीसी सीधी रेखा कब बनेगा? जब एमआरटी क्या होगा बच्चों? जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तो पीपीसी सीधी रेखा बनेगा, तो सी इसका सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना। पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। पीपीसी जो है वो कॉन्वेक्स ना, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, किसकी वजह से? पहला ऑप्शन एमआरटी के बढ़ने की वजह से, दूसरा ऑप्शन एमआरटी के घटने की वजह से, तीसरा ऑप्शन एमआरटी के स्थिर होने की वजह से, और अगला उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ पीपीसी मूल बिंदु की ओर नतोदर मतलब कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन कब होता है? जल्दी बोल दो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, आ रहे आंसर? हाँ एक बच्चा कह रहा है एमआरटी का बढ़ना, कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पीपीसी इस शेप का कब बनता है? हिंदी नतोदर कब बनता है पीपीसी? जब एमआरटी बढ़ता है ना, एमआरटी बढ़ेगा तो पीपीसी इस शेप का होगा, एमआरटी कांस्टेंट होगा तो पीपीसी स्ट्रेट लाइन होगा, और एमआरटी घटता हुआ होता है तो पीपीसी कैसा हो जाता है? कॉनकेव हो जाता है एमआरटी। बोलो डन हो, ठीक हो यहां तक? सबको ठीक है इतना? बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अर्थशास्त्र शब्द बहुत निकट संबंध निम्न शब्द से रखता है। कह रहा है जो अर्थशास्त्र है, जो इकोनॉमिक्स है, उसका क्लोज रिलेशन किससे है? पहला स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट से, दूसरा दुर्लभता स्कैरसिटी से, तीसरा असीमित मतलब अनलिमिटेड से, और चौथा नियंत्रित मतलब कंट्रोल से। बताओ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो है उसका रिलेशन इनमें से कौन से वर्ड से है? इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में ही है कि हम इकोनॉमिक्स को क्यों स्टडी करते हैं, इनमें से कौन से बात की वजह से हम स्टडी करते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर लगातार दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स जो है उसका रिलेशन बी पॉइंट से है। इंग्लिश तुम्हें ठीक है ना? दुर्लभता हिंदी में है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? स्कैरसिटी बोलते हैं। तो स्कैरसिटी की वजह से जो है इकोनॉमिक्स का सीधा रिलेशन स्कैरसिटी से होता है। और अभी पीछे मैंने बताया था कि स्कैरसिटी दुर्लभता क्या है? डिमांड मोर देन सप्लाई, किसी चीज की मांग अगर पूर्ति से ज्यादा है तो उसे स्कैरसिटी बोलते हैं। शाबाश। अगले क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से कौन सी अधिमान वक्र की विशेषता नहीं है? अधिमान वक्र अधिमान वक्र मतलब आईसी कर्व, इनमें से कौन सा आईसी कर्व का फीचर नहीं है? देखो पहला अधिमान वक्र नीचे की ओर गिरता है, आईसी कर्व नीचे गिरता है। दूसरा अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तीसरा मतलब ओरिजिन की तरफ ऐसा बनता है, सॉरी ओरिजिन की तरफ इस तरीके से बनता है, इंडिफरेंस कर्व ये कह रहा है दूसरे पॉइंट में। तीसरा अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं, और अगला हायर आईसी जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है। अब आप देखो इनमें से कौन सा आईसी का फीचर नहीं है? बच्चे तो यार बहुत तेजी में जा रहे हैं, कुछ बच्चे शाबाश। इनमें से कौन सा आईसी का फीचर नहीं है? पहला कह रहा है आईसी वक्र नीचे की ओर गिरता है, ये तो बिल्कुल सही है, आईसी जो है वो ऐसे ही बनता है, नीचे की ओर गिरता हुआ बनता है। दूसरा अधिमान वक्र जो है नतोदर होता है, मतलब कि इस शेप का होता है, ये वाला गलत लग रहा है हमें। दो अधिमान वक्र एक दूसरे को काटते नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, दो आईसी कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है क्योंकि कभी भी सेम सेटिस्फेक्शन नहीं देते हैं। और अगला उच्च अधिमान वक्र मतलब ऊंचा आईसी हायर सेटिस्फेक्शन देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमें नहीं वाला ढूंढना था, कौन सा ऑप्शन नहीं है?
नहीं वाला आंसर कौन सा है? दनादन बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बी पॉइंट सही है। जो आईसी कर्व होता है वो मूल बिंदु की ओर नतोदर नहीं होता, बल्कि मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, उन्नतोदर। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचो। अगला क्वेश्चन देखो क्या है जरा, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। बच्चे 7 भी कर चुके, कुछ बच्चे 7 का भी आंसर धनाधन दे रहे हैं, ध्यान देना। 7 पे आओ। आईसी वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। आईसी कर्व जो है वो ओरिजिन की तरफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो क्यों बनता है ऐसा, बताओ क्या है इसके पीछे की वजह? पहला, बढ़ते हुए एमआरएस की वजह से, दूसरा घटते हुए एमआरएस की वजह से, अगला घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम मतलब एलडीएमयू की वजह से, और अगला सम सीमांत इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो सबको पता है कि आईसी ऐसा क्यों बनता है, पता है ना? आईसी ऐसा बनता है घटते हुए एमआरएस की वजह से, और सबको पता है एमआरएस क्यों घटता है, तो एमआरएस घटता है एलडीएमयू की वजह से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से एमआरएस घटता है। बताओ ठीक हो यहां तक सभी लोग? क्वेश्चन 7 का बी, अरे बी वाले यार, बी वाले ना, बी वाले बच्चे सही है। यहाँ पे आईसी जो है उन्नतोदर कब बनता है? घटते हुए एमआरएस की वजह से, बी पॉइंट सही है, बिल्कुल। ए वाले गलत है बच्चे, यहाँ पे 7वें का आंसर बी सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है। बजट रेखा में सम्मिलित है, बजट लाइन में क्या सम्मिलित है, क्या इंक्लूड होता है? दो वस्तुओं के वो सभी सहयोग जो उपभोक्ता के पास पहले से ही होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो वस्तु के वो सभी सहयोग जो एक उपभोक्ता पा नहीं सकता है, नहीं ये भी गलत है। दो वस्तुओं के वो सभी सहयोग जो उपभोक्ता खरीदने को इच्छुक होता है, नहीं ये भी गलत है। दो वस्तु के वो सभी सहयोग जो एक उपभोक्ता पाने के योग्य होता है। आप बताओ बजट सेट, बजट सेट क्या बताता है? दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर क्या कर सकता है? बाय कर सकता है। देखो बेटा ये है बजट सेट, ये लाइन, लाइन और प्लस में लाइन के अंदर का सारा एरिया बजट सेट है। अगर सारे पैसे खर्च कर लोगे तो बजट लाइन पे रहोगे, कम खर्च करोगे तो बजट सेट मतलब अंदर रहोगे, है ना? तो इसका ऑप्शन डी है। क्या? दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है, दो गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन जिसे कंज्यूमर खरीद सकता है, उसे हम किसका नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं बजट सेट का। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल सही है। एक दो बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखो, एक दो बच्चे थोड़ा सा सोच के बोले। ठीक है, अभी भी एक बच्चा अपनी बातों में लगा रहे, भैया आंसर दे यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आईसी कर्व जो होता है, अधिमान वक्र मतलब आईसी कर्व है ना, आईसी कर्व जो होता है उसका ढाल मापती है। बताओ आईसी कर्व का जो स्लोप है वो किससे पता चलता है? पता है ना सबको? आईसी के स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कौन सा ऑप्शन है बताओ? 9 का आंसर दो मुझे, 9 का आंसर दो। आईसी वक्र का ढाल हम किससे मापते हैं? बजट रेखा से, बजट लाइन से, सीमांत विस्थापन दर मतलब एमआरटी से, और तीसरा सीमांत रूपांतरण दर, सॉरी बेटा ये एमआरएस था, एमआरएस से, तीसरा सीमांत रूपांतरण दर एमआरटी से, और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर दो। नहीं बेटा, कुछ बच्चे सी बोल रहे हैं, सी वाले गलत हैं यहाँ पे। आईसी कर्व, आईसी कर्व जो होता है बेटा, सी वाले बिल्कुल, बी वाले सही हैं। आईसी कर्व का जो ढलान होता है, जो आईसी कर्व का स्लोप होता है बेटा, वो एमआरएस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एमआरएस। ठीक है, तो एमआरएस ये रहा ना, सीमांत विस्थापन दर, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो सी बोल रहे हैं बेटा, जो एमआरटी है ना वो बेटा पीपीसी का स्लोप होता है। जो पीपीसी होता है ना बेटा, उसके स्लोप को आप एमआरटी से रिप्रेजेंट करते हो, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो चलें आगे। 9 हो गया, 10 क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए जरा, देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा पूरक वस्तु, पूरक इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री, निम्न में से कौन सा पूरक वस्तु मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है?
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स याद है ना, पूरक वस्तु याद है ना सबको, वो गुड्स जिनका यूज कैसे होता है, पूरक वस्तु क्या है, वो गुड्स जिनका यूज एक दूसरे के साथ में होता है। बताओ इनमें से कौन कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, बताइए जी बताइए। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, प्रतिस्थापक। कोक एंड पेप्सी एक दूसरे की जगह यूज हो सकता है ना, ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चावल और गेहूं जो है वो भी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूटेड और इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या मिला आपको, कौन है पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन है, बी है। बताओ किस किस का आंसर बी था, है ना, बी है ना बेटा, कोक और पेप्सी एक दूसरे की, और इनमें से कोई भी नहीं है, सही है यार, बिल्कुल डी वाले सही हैं। कोक और पेप्सी भी सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, चाय और कॉफी भी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, कोक और पेप्सी भी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, चावल और गेहूं ये भी सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है। उपरोक्त में से कोई नहीं, डी वाले सही है, मैंने ध्यान दिया नहीं, बी नहीं, डी सही है, डी सही है। पूरक वस्तु क्या होती है, जो साथ में मिलकर कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करती है। अगर कार और पेट्रोल एग्जांपल होता तो सही हो जाता, अगर बटर और ब्रेड एग्जांपल होता तो सही हो जाता। डी वाले सही हैं, सिर्फ डी वाले सही हैं, बिल्कुल, बाकी गलत हैं। डी वाले बच्चे यहाँ पे सही हैं जिन्होंने बोला कि इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि टी और कॉफी सब्स्टिट्यूटेड होता है, कोक पेप्सी सब्स्टिट्यूटेड होता है, चावल गेहूं भी सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो जरा, देखो क्या है। सामान्य वस्तु की कीमत वृद्धि से अगर नॉर्मल गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, मान लो कोई नॉर्मल गुड्स है और उसका प्राइस बढ़ जाए, तो बताओ क्या होगा, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। और इसको ग्राफ पे कैसे दिखाओगे, कह रहे हैं नॉर्मल गुड्स का अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, ये देखो, ये था प्राइस, ये थी क्वांटिटी, ठीक है, और जैसे ही प्राइस बढ़ गया बताओ क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमारा मूवमेंट हो जाएगा, है ना, कहां, अपवर्ड। तो क्या बोलते हैं इसको, संकुचन बोलते हैं, जब ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाता है। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होगा और हम इसको मांग में संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलेंगे। कौन कौन था आंसर डी, मांग में कमी वाले बच्चे गलत हैं, जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है। प्राइस के कम होने से कॉन्ट्रैक्शन होता है, कमी तो तब होती है जब अन्य कारकों की वजह से होता है। बेटा कमी इसको कहते हैं जब प्राइस कांस्टेंट हो, उसी प्राइस पे डिमांड पीछे चला जाए, सेम प्राइस पे, ठीक है, तब बोलते हैं मांग में कमी। तो कमी वाले बच्चे गलत हैं, यहाँ पे मांग में संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्राइस के बढ़ने से, सामान्य वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा। डी वाले बिल्कुल सही हैं, जो आंसर डी दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं। चलें आगे, चले आगे, डी वाले बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलो देखो क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। मांग में विस्तार निम्न कारण से होता है, विस्तार इंग्लिश एक्सपेंशन इन डिमांड, किसे कहते हैं मांग में विस्तार, ये होता है मांग में विस्तार। प्राइस ये रहा, डिमांड ये रही, प्राइस क्वांटिटी, जैसे ही प्राइस कम हो गया क्वांटिटी बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई और आप बिंदु ए से बी की तरफ आ गए, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन, विस्तार। तो बताओ भाई मांग में विस्तार कब होता है, जब चीजों का प्राइस क्या हो जाता है, कम। देखो क्या दिया हुआ है, दी गई वस्तु की कीमत में वृद्धि, गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ना, गलत। दी गई वस्तु की कीमत में कमी, दी गई वस्तु की कीमत में कमी, सही। और बाकी तो फिर सिंपल सी बात है, गलत ही हो जाएगा, बी, इसका आंसर बी है। 12वीं का कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं, ए वाले बच्चे गलत है, ए वाले गलत है, इसका आंसर बी है। 12 का आंसर बी है। चले अगले पे, अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, ठीक है, बी है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन नंबर 12 डल गया है, कोई बात नहीं, वो पिछले पे भी 12 डल गया था, इस पे भी 12 है, जरा ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए बी सी तीन वस्तु है, ये देखो, ए है, बी है, सी है, तीन गुड्स हैं, जहां ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ए और बी कैसे गुड्स है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री, पता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तु। पूरक क्या होता है, जो एक दूसरे के साथ में यूज होता है, ठीक है। अरे क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर भेज देते हैं, ठीक है।
ए और बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो साथ में यूज होते हैं, और ए और सी जो है वो क्या है, ए और सी क्या है बच्चों, सब्स्टिट्यूटेड गुड्स है, प्रतिस्थापक जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। और कह रहा है ए वस्तु की कीमत बढ़ गई, अगर ए का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा बताओ भाई। ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री हैं, साथ में यूज होते हैं, अगर ए का प्राइस बढ़ गया तो बी कॉम्प्लीमेंट्री है ना, साथ में यूज होने वाला, तो बी की डिमांड बच्चों कम हो जाएगी, ठीक है। और ए और सी सब्स्टिट्यूटेड है, प्रतिस्थापक हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज होने वाले, तो अगर ए महंगा हो गया तो ए के सारे कस्टमर सी पे भाग जाएंगे, तो सी की डिमांड बढ़ जाएगी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, बी की डिमांड कम और सी की डिमांड जो है वो ज्यादा, देखो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। बी की डिमांड कम और सी की ज्यादा, ए बी और सी सभी वस्तुओं की मांग गिरेगी, ठीक है। अच्छा ए का भी देख लो, ए की डिमांड के बारे में बताना है, अगर खुद का प्राइस का बढ़ गया तो ए की डिमांड क्या हो जाएगी, ए की डिमांड भी गिर जाएगी, तीनों को देखना, ठीक है। अब ध्यान देना, कहा है हमारा ऑप्शन, ए गिरेगा, बी भी गिरेगा और सी बढ़ेगा, कौन सा ऑप्शन है देखो, ए और बी की मांग गिरेगी और सी की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन बी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल एक्यूरेट है। समझ में आया सबको, क्यों है ऑप्शन बी सही, समझ गए सभी लोग, फिर से देख लो, ए है, बी है, सी है, ए और बी एक दूसरे के क्या है, ए और बी एक दूसरे के हैं पूरक वस्तु, पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जो साथ में यूज होते हैं, और ए और सी क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापक, और प्राइस किसका बढ़ा, ए का, तो जब ए का प्राइस बढ़ा तो मार्केट में बी को कोई नहीं पूछेगा क्योंकि साथ वाली चीज है, और ए का प्राइस बढ़ा तो ए की भी डिमांड कम हो जाएगी, और जब ए का प्राइस बढ़ा तो ए का सब्स्टिट्यूशन है सी, प्रतिस्थापक है सी, तो कंज्यूमर क्या करेंगे, कंज्यूमर सी की डिमांड को बढ़ा देंगे, तो इसलिए मैंने आपको इसका आंसर बी बोला है कि ए और बी की डिमांड गिरेगी और सी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है सभी लोगों को यहां तक, चले चलो अगले क्वेश्चन पे, आप दो आंसर पहले, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। तिरछी मांग निम्न के संबंध को बताती है, तिरछी मांग इंग्लिश क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड किसके रिलेशन को बताता है, दी गई वस्तु की मांग और संबंधित वस्तु की कीमत, ठीक है, दी गई वस्तु की मांग और संबंधित वस्तु की कीमत, दी गई वस्तु की मांग और उपभोक्ता की आय, मतलब गुड्स की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम, दी गई वस्तु की मांग और अभिरुचि और प्राथमिकता, टेस्ट और प्रेफरेंस और डिमांड का रिलेशन, और इनमें से कोई नहीं। बताओ क्रॉस डिमांड इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है क्रॉस डिमांड, बताओ क्रॉस डिमांड तिरछी मांग क्या बताता है किसी के पास आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। और बच्चे यार सॉरी, इंग्लिश में ना पीपीटी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया टाइम इशू की वजह से, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम रह गई, ठीक है, आई एम सो सॉरी। बस मैं सारे क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहा हूं इंग्लिश में, ठीक है। तिरछी मांग क्रॉस डिमांड, क्रॉस डिमांड जो है वो इनमें से किसको बताता है, दे रहा है कोई आंसर, कुछ बच्चे सी सी लिख के भेज रहे हैं, सी वाले बच्चों थोड़ा सोच समझ के बोलो, कुछ बच्चे ए भी लिख रहे हैं, ए वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, आप भूल कैसे जाते हो यार, क्रॉस डिमांड क्या बताता है, क्रॉस डिमांड बताता है कि एक गुड्स के डिमांड पे क्या असर पड़ा, किसका, उसके रिलेटिव गुड्स का, संबंधित वस्तु का, सब्स्टिट्यूटेड और कॉम्प्लीमेंट्री का, अगर सब्स्टिट्यूटेड गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो इस वजह से किसी चीज की डिमांड पे जो असर पड़ता है उसको क्रॉस डिमांड तिरछी मांग कहते हैं। तो इसमें बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए सही है, दी गई वस्तु की मांग और संबंधित वस्तु की कीमत के बीच का संबंध, याद रखें इसका ए आंसर सही है। और क्रॉस डिमांड क्या है ये भी समझ लें बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, इसे लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। और क्रॉस डिमांड क्या होता है, अगर रिलेटिव गुड्स, सबको पता है ना रिलेटिव गुड्स दो टाइप के, सब्स्टिट्यूटेड प्रतिस्थापक और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक, अगर इनका रेट बदला और इस वजह से इस पे असर पड़ेगा तो इसे क्रॉस डिमांड कहते हैं। तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको जो है ए दे रहा था कि दी गई वस्तु की मांग और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए, पहुंचिए जरा अगले क्वेश्चन पे, मुझे बताइए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 14,
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। निम्न में से किसकी मांग लोचदार होगी? बताओ किसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होगी, लोचदार। लोचदार मांग किसे कहते हैं? इलास्टिक। ईडी ग्रेटर देन 1 को लोचदार कहते हैं। तो किसकी डिमांड इलास्टिक होगी? मैं वेट कर रहा हूं, मुझे बताओ जरा, है किसी के पास आंसर? कुछ बच्चे दनादन आंसर दे रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। जो डी बोल रहे हो बेटा, देखो इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं? जब आपको किसी चीज का प्राइस का असर नहीं पड़ता, अगर आप किसी चीज के प्राइस के बारे में नहीं सोचते तो उसे कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड, बेलोचदार मांग। और अगर किसी चीज के प्राइस के बारे में आप सोचते हो तो वो है इलास्टिक डिमांड। आप बताओ माचिस का प्राइस क्या आप ज्यादा सोचोगे? बिल्कुल भी नहीं, तो इन इलास्टिक है, बेलोचदार है ये, ठीक है। अच्छा, दवाई के प्राइस के बारे में ज्यादा नहीं सोचोगे, इलास्टिक डिमांड है। एनसीईआरटी की बुक के बारे में भी नहीं सोचोगे, 40 से 50 रुपए और 100 रुपए तक मिल जाती है ये, ठीक है, तो ये भी इलास्टिक है। लेकिन बेटा एयर कंडीशन, अगर आप एसी खरीदने जाओगे तो एसी तो एक महंगी चीज होती है ना, तो एसी के प्राइस के बारे में तो भाई साहब हम सोचेंगे। तो इनमें से कौन सा आंसर है? बेटा सैंपल पेपर भी करवाऊंगा कल, सैंपल पेपर की ही बारी है, डोंट वरी। बस तुम लोग 7 बजे ज्वाइन कर लेना, कल सैंपल पेपर करवाऊंगा। और सैंपल पेपर में क्या है, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी, तो कल उसे सॉल्व करेंगे, बेफिक्र रहें, कल सैंपल पेपर की ही बारी है, ठीक है। तो मुझे बता दो बच्चों, एसी एयर कंडीशन के प्राइस के बारे में हम सोचेंगे ना, तो इसकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक डिमांड, लोचदार मांग होगी इसकी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो और कोशिश करो जरा मुझे आंसर देने की। इंग्लिश वालों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन मैं पूरा समझा रहा हूं। यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है, ठीक है, एक्स का प्राइस क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ता है, ठीक है, के बावजूद इसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कह रहा है एक्स का प्राइस बढ़ गया तो भी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो बताओ इसकी मांग कैसी है, इसकी इलास्टिसिटी कैसी है? बताओ भाई, प्राइस चेंज हुआ लेकिन तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, तो कैसी इलास्टिसिटी है? पूर्णतः लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक होता है बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उसके बाद पूर्णतः बेलोचदार, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ईडी 0। कम लोचदार, लेस इलास्टिक, ये होता है बेटा ऐसा स्टीपर। और उच्च लोचदार, हाईली इलास्टिक, ये होता है ऐसा फ्लैटर, ठीक है। बताओ अगर कोई चीज ऐसी है, कुछ बच्चे भेज रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया, जो आंसर बी बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, कह रहे हैं किसी चीज का प्राइस बदला और प्राइस बदलने पर भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, प्राइस बढ़ा है ना, कीमत में वृद्धि हुई लेकिन तो भी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, तो ढीठ डिमांड है। ढीठ डिमांड मैं कहता हूं परफेक्टली, परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार। अरे भाई तुम भूल गए क्या, ये प्राइस है, ठीक है, ये डिमांड है, और अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं वो कि प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो कैसा डायग्राम बनेगा बच्चों? ये देखो, ये प्राइस था, सॉरी सॉरी बेटा ये गलत है, ये प्राइस था आपका, ये क्वांटिटी थी, ये लो पी प्राइस पे क्वांटिटी क्यू था, प्राइस बढ़ गया तो भी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो भैया इसको क्या बोलते हो? ईडी बराबर 0, पूर्णतः बेलोचदार। मतलब आंसर इसका क्या होगा? आंसर बी आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। एक वस्तु की मांग कम लोचदार होती है जब किसी चीज की डिमांड कम इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक को हम ईडी लेस देन 1 से इंडिकेट करते हैं। कब होती है किसी चीज की डिमांड लेस इलास्टिक? तब जब डेल्टा पी अपॉन में P1 इंटू 100 में जो चेंज है वो बड़ा है, मतलब प्राइस में जो चेंज है वो बड़ा है, और जो डेल्टा क्यू अपॉन में Q1 इंटू 100 जो क्वांटिटी में चेंज है वो छोटा है, तो हम कहते हैं लेस इलास्टिक। तो बताओ किस में कौन सा ऑप्शन सही है? लेस इलास्टिक वाला कौन सा है? कुछ बच्चे बी भेज रहे हैं, बी देखो क्या है, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बढ़ा, किससे? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। नहीं बेटा, डिमांड में चेंज कम,
लेस इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज कम और प्राइस में चेंज ज्यादा, तो जो बी बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं, ठीक है। इक्वल वाली बात भी गलत है, ठीक है। इसमें देखो ए पॉइंट देखो, प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा और डिमांड में परसेंटेज चेंज कम, इसका आंसर ए सही है, बाकी सारे गलत है। किसी ने भी ए नहीं बोला यार, मुझे एक भी बच्चे ने ए आंसर नहीं दिया बेटा। कम लोचदार लेस इलास्टिक डिमांड क्या होता है, जब प्राइस में परसेंटेज चेंज ज्यादा आए और डिमांड में परसेंटेज चेंज कम रह जाए। हाँ, अब मेरे बोलने के बाद ए आंसर आ रहा है भाई, मेरे बताने के बाद आप ए आंसर भेज रहे हो, पहले नहीं बता पाए आप ए आंसर, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा क्या है, और कोशिश करो जरा बताओ, निम्न में से कौन सा कथन एपी और एमपी के बीच संबंध को सही प्रकार से बताता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो एपी और एमपी के रिलेशन को सही से बता रहा है। भाई साहब, मैं स्टेटमेंट पढ़ने से पहले एपी एमपी का ग्राफ बना रहा हूं, ये देखो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस 0, ठीक है ना, वाई एक्स 0, यहां पे मैंने रखा यूनिट्स, ठीक है, मतलब वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर है आपका एफ है, ये वेरिएबल फैक्टर, यहां पे हमने रख दिया एपी कॉमा एमपी। मैं दोनों का ग्राफ बना रहा हूं, देखो क्या होता है, एपी ऐसे जाता है, ठीक है, और एमपी आएगा इसके टॉप पे, एपी के टॉप पे काट के चला जाएगा। अब देखो वो क्या कह रहे हैं, ये एपी, अरे आंसर तो तुम पहले दे रहे हो, क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर दे रहे हो, सी 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 सी, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ बी कर रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ो। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो एपी और एमपी के रिलेशन को सही से बता रहा है। ऑप्शन पहला, एपी बढ़ता है जब एमपी इसके ऊपर होता है। देखो जरा, जब एमपी ऊपर है ना, इस पूरे एरिया में क्या है, एमपी बड़ा है एपी से, तो एपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और गिरता है जब एमपी इसके नीचे होता है, और ये देखो यहां पे क्या है, एमपी नीचे है एपी से, तो एपी क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो बिल्कुल सही, ए बिल्कुल एक्यूरेट रिलेशन बता रहा है, ए बिल्कुल सही बता रहा है कि एमपी जब बड़ा होता है एपी से तो एपी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, और जब एमपी छोटा है तो एपी क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो हमें किसी और पॉइंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही, ए आंसर बिल्कुल सही है। अब बताओ कौन कौन था ए वाला, हाँ जी, ए वाले कौन कौन थे, बहुत बढ़िया, ए आंसर बिल्कुल सही है। चलें अगले क्वेश्चन पे, चलें अगले क्वेश्चन पे। बताओ यार, तैयारी वैयारी हो गई, पढ़ा तुम लोगों ने, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, माइक्रो के भी और स्टैटिक्स के भी पढ़ लेना यार। और जो आपका कल देखो, कल हमारा क्या प्रोग्राम है, कल हम लास्ट ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और परसों जिस दिन आपका पेपर है उस दिन अप्रोक्स 11 से लेके और 1 के बीच मैं सारे ग्राफ, कुछ बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे थे कि सर सारे ग्राफ करवा देना, तो सारे ग्राफ और सारे फॉर्मूलाज जितने भी हैं वो 11 से 1 मैं परसों सुबह एग्जाम वाले दिन आपको दोबारा से करवा दूंगा। और उसके अलावा आप में से जो भी कमेंट में जो भी डाउट बोलेगा वो करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू बच्चे, और ग्रेट मैं नहीं हूं, ग्रेट आप हैं, बस आप थोड़ा मेहनत करिए और रिजल्ट लेके आइए तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ग्रेट आप हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, अब ये 17वां क्वेश्चन हो गया, एक बार 18वें क्वेश्चन की तरफ आओ, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, 18th क्वेश्चन पे आओ। अरे कुछ बच्चे तो क्वेश्चन के बिना ही मुझे आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन मुझे पढ़ने नहीं दिया और आंसर भेज रहे हैं धनाधन। देखो क्या है, वह समय अवधि मतलब टाइम पीरियड, वह समय अवधि जिसमें कारखाने की क्षमता को परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहे बताओ वो टाइम पीरियड क्या होता है जिसमें आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हो प्रोडक्शन की, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं जिस टाइम पीरियड में आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा सकते हो। बच्चों देखो, जो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन अल्पकाल, उसमें सिर्फ आप लेबर बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेटा जो लॉन्ग रन होता है ना, हाँ कुछ बच्चे बी आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, ठीक है।
बी आंसर बिल्कुल सही। जो लॉन्ग रन होता है ना बेटा, उसमें आप लेबर भी बढ़ा सकते हो और कैपिटल पूंजी भी बढ़ा सकते हो। तो मतलब लॉन्ग रन, दीर्घकाल, एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन की क्षमता को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। चलो, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया। लो भाई 19वें का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 19। परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कितने चरण होते हैं, कितने फेज होते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने फेज होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर दो। ये बच्चा आयुष गेमिंग, यार तू सारे आंसर गलत दे रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान से आंसर दे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कितने फेज होते हैं? भूल गए? भूल गए बच्चों? 3 फेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। मैं डायग्राम बना के याद दिलवा देता हूं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पहले एमपी बढ़ता है, फिर एमपी घटता है और फिर एमपी नेगेटिव चला जाता है। जब तक एमपी बढ़ता है तब तक टीपी बढ़ती हुई स्पीड से बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग से, और फिर टीपी गिर रहा है। तो 3 स्टेज है ना बेटा, इंक्रीजिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और नेगेटिव लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्ती अनुपात के नियम में कितने फेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं? तो 3 होते हैं बेटा। तो बी आंसर सही है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो गलत है। आंसर नंबर बी सही है इसका। चले आगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। परिवर्ती अनुपात के नियम को निम्न से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का एक और नाम क्या है बेटा? कारक का प्रतिफल, रिटर्न टू अ फैक्टर बोलते हैं, या कुछ लोग साधन के प्रतिफल, है ना, साधन का प्रतिफल भी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसे रिटर्न टू फैक्टर, कारक का प्रतिफल भी बोलते हो। परिवर्तन बेटा, इसका आंसर ना बी दो आप, बी, ठीक है, बी दो इसका आंसर। परिवर्ती साधन का प्रतिफल, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, या हाँ बिल्कुल, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसका एक और नाम रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर। क्यों कह रहे हो सर आप ऐसा? बच्चे एक बात बताओ ना, क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? एक होता है कैपिटल, 2 फैक्टर है ना, और एक है आपका लेबर, ठीक है। आप कैपिटल को, कैपिटल मैं हटा देता हूं, मैं फिक्स फैक्टर लिख देता हूं, है ना, फिक्स फैक्टर। और दूसरा क्या है? वेरिएबल फैक्टर। तो बेटा क्या करते हो आप? फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हो और वेरिएबल फैक्टर को क्या करते हो? लगातार बढ़ाते हो। फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हो और वेरिएबल को लगातार बढ़ाते हो। तो हमारा एमपी शुरू में बढ़ता है, फिर हमारा एमपी घटता है और फिर हमारा एमपी नेगेटिव चला जाता है। तो मुझे बताओ, यही है ना लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? तो बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? वेरिएबल फैक्टर को चेंज करने से प्रोडक्शन पे असर पड़ा है। तो इसीलिए हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को परिवर्ती साधन का प्रतिफल, है ना, ये भी कह सकते हैं। चलो उसके बाद, बिल्कुल ऑप्शन बी। उसके बाद चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो। 21 का भी आंसर भेज दिया कुछ बच्चों ने, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों ने 21 का आंसर भी दे दिया है। उन 2 लागत वक्रों की पहचान करिए, उन 2 कॉस्ट कर्व को बताओ जो वाई एक्सिस से, वाई अक्ष से प्रारंभ होता है। वो 2 कॉस्ट के ग्राफ कौन कौन से हैं जो वाई एक्सिस से स्टार्ट होते हैं? आप बताओ। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0, यहां पे है यूनिट, यहां पे है कॉस्ट, ठीक है। बताओ बच्चों, ये है टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है टीवीसी जो कैसे जाता है? टीवीसी इनवर्स एस शेप। और अब आप बताओ टीसी कहां से शुरू होगा? टीसी यहां से शुरू होता है, टोटल कॉस्ट, और बिल्कुल इसके पैरेलल चला जाता है। तो बताओ कौन से 2 ग्राफ हैं जो वाई एक्सिस से स्टार्ट हुए? टीसी और दूसरा टीएफसी। तो देखो बेटा, टीसी और टीएफसी ये 2 ग्राफ एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वाई एक्सिस से। देखो याद रखना, जब आउटपुट 0 होता है, आउटपुट प्रोडक्शन, जब आउटपुट बेटा 0 होता है तो उस टाइम टीसी और टीएफसी आपस में बराबर होते हैं। तो देखो कौन सा आंसर इसका? सी ऑप्शन सही है कि भाई टीसी और टीएफसी दोनों कहां से स्टार्ट होंगे? वाई एक्सिस से। बिल्कुल बिल्कुल, सी बताने वाले बच्चों बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है आपका, जिन्होंने सी आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे
बच्चों आप लोग थैंक यू बोल रहे हो, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं ज्यादा खुश तब होऊंगा जब आप मन से पढ़ के अच्छे से काम करके और परसों का एग्जाम अच्छा करके आओगे, ठीक है? मुझे अच्छा तब लगेगा। और बेटा जो आपको टॉपिक दिए गए, जो स्टैटिक्स की वीडियो बनाई है मैंने 2 घंटे आई थिंक 40-50 मिनट की, और जो माइक्रो की वीडियो है आपकी 3 घंटे 20 या 25 मिनट की, उन दोनों में जितने टॉपिक हैं बेटा उसको आप अच्छे से कर लो, आपका पेपर 101% अच्छा जाएगा। बस आप उन्हें अच्छे से कर लेना, ठीक है? कल मेरे साथ पेपर कर लेना, परसों सुबह मेरे साथ सारे ग्राफ और सारे फॉर्मूलाज कर लेना। परसों 11 बजे लाइव आऊंगा मैं पेपर वाले दिन, तो सारे ग्राफ और फॉर्मूलाज कर लेना, बस आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा बैठ के पढ़ लेना, ठीक है? देखो क्या है बेटा, क्या है? स्थायी कर्मचारी का वेतन, स्थायी कर्मचारी फिक्स वर्कर जो है बेटा, 2 तरीकों का वर्कर होता है, एक होता है कैजुअल वर्कर, एक होता है परमानेंट वर्कर। तो जो परमानेंट वर्कर है, स्थायी कर्मचारी, उसका वेतन किस प्रकार की लागत है? आप बताओ बेटा, बताओ। जो हाँ ऑप्शन बोलो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो जो आपका स्थायी कर्मचारी है, परमानेंट वर्कर है, उसको जो आप कॉस्ट देते हो, जो उसको आप सैलरी दोगे, वो कैसी कॉस्ट है बेटा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वो फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट है वो, जो आप परमानेंट वर्कर को जो सैलरी दे रहे हो। और दूसरा बेटा वो स्पष्ट लागत है, स्पष्ट इंग्लिश एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, वो एक्सप्लिसिट। याद है ना इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है? अगर प्रोड्यूसर फैक्टर बाहर से खरीदता है तो उस फैक्टर पे जो आप पेमेंट करोगे, कोई संस्था, जैसे मान लो कि ये रूम जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ये हमारा अपना नहीं है, हमने इसे रेंट पे लिया है, तो जो हम इसका रेंट देंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब स्पष्ट लागत है। और जो टीचर है वो मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं, मुझे किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो जो मेरी सैलरी है वो क्या है? अस्पष्ट लागत, इंग्लिश इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है? तो अभी आप बताओ, आपने परमानेंट वर्कर को जो सैलरी दी है वो क्या है? एक तो फिक्स कॉस्ट है क्योंकि परमानेंट वर्कर है, और दूसरा आपको पेमेंट करना पड़ा ना, तो फिक्स में कौन सा है? स्पष्ट है, मतलब कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, सी इसका आंसर है। चलें आगे, 23 पे चलो, देखो क्या है 23। उल्टे एस आकार का वक्र, उल्टे एस शेप का कौन होता है? अरे भाई उल्टे एस शेप क्या 2 ग्राफ होते हैं, एक तो आपका टीवीसी, टीवीसी भी होता है इनवर्स एश, और दूसरा टीसी भी होता है आपका इनवर्स एश, उल्टे एस आकार का। देख लो ऑप्शन में क्या क्या है। औसत लागत वक्र ए वी सी, तो ये तो भाई गलत है। दूसरा कुल स्थिर लागत वक्र, ठीक है, कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स कॉस्ट, नहीं भाई ये भी गलत है। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसा होता है? पैरेलल होता है ऐसा, ठीक है। औसत लागत वक्र, अरे ये औसत लागत वक्र एवीसी कैसा होता है? एसी कैसा होता है? एसी, एसी होता है यू शेप, ठीक है। कुल परिवर्ती लागत टोटल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, आपने देखा ये बनता है उल्टे एस शेप का, ठीक है, टीवीसी। और एमसी कैसा होता है बेटा? एमसी भी यू शेप का होता है। तो आप देख लो क्या था, उल्टे एस आकार का ग्राफ कौन होता है? उल्टे एस शेप का ग्राफ कौन होता है? तो इन सब में से ऑप्शन है कुल परिवर्ती लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, सी वाले बिल्कुल सही, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, 24 का आंसर दो। देखो क्या लिखा है, टीसी, टीसी टोटल कॉस्ट, टीसी के मूल्य को निर्धारित करने के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? टीसी का कौन सा फॉर्मूला सही है? देखो बेटा टीसी टीवीसी का जोड़ भी होता है, टीसी जो है वो सम होता है किसका? टीसी बराबर टीवीसी, है ना, प्लस टीएफसी, तो ये बिल्कुल ठीक है बेटा। ये देखो क्या लिखा है, टीसी बराबर सिग्मा एमसी, ये गलत है बेटा, मैं आपको इसका सही फॉर्मूला बता देता हूं। टीवीसी बराबर सिग्मा एमसी होता है, सही फॉर्मूला, गलत लिखा है। टीसी बराबर एसी, एसी मल्टीप्लाई प्रोडक्शन, टीसी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये बिल्कुल सही है। देखो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसी आप कैसे निकालते हो? टीसी अपॉन में मात्रा करके, है ना। तो अगर आप AC का मल्टीप्लाई Q से कर लो, अगर AC का मल्टीप्लाई किस से कर लो? Q से कर लो, तो TC आ जाएगा, है ना, सही कह रहा हूं मैं। और बेटा जो D है वो भी गलत है आपका, ठीक है। जो
अच्छा, कौन सा फॉर्मूला गलत है वो बताना है, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है आपका, ये गलत है आपका, ये वाला सही है। और इसको देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा ये m गलत आ गया है, एवरेज यहाँ पे AVC आना चाहिए था, AVC, वैसे MC भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे A नहीं आता तो सही रहता। मैं बता देता हूँ इसका सही फॉर्मूला देखो क्या है। TC का एक ये फॉर्मूला भी है, सिग्मा MC का जोड़ क्या होता है बेटा, पता है ना, सबको पता होना चाहिए बेटा। MC के सम को हम क्या बोलते हैं, TVC। तो सिग्मा MC से TVC मिल जाएगा आपको, और ये बन गया बेटा आपका TVC और प्लस में TFC। तो बेटा TC को निकालने के यहाँ पे 3 फॉर्मूले सही हैं, पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। और हमें यहाँ पे गलत को पहचानना था कि कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो सेकंड वाला फॉर्मूला गलत है, क्योंकि सिग्मा MC से तो बेटा TVC आता है और वो कह रहा है कि TC आएगा। तो बेटा सेकंड यहाँ पे जो है गलत फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था TC के मूल्य को निर्धारित करने के लिए कौन सा सूत्र गलत है, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है, हमें वो बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये फॉर्मूला गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला TC का नहीं है, ये TVC का फॉर्मूला है। TVC बराबर सिग्मा MC, सॉरी क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एक बच्चा कह रहा है 25 का डी होगा। चलो आओ चेक करते हैं 25 का क्या होगा। कुल स्थिर लागत वक्र का स्वरूप कैसा होता है, TFC का शेप कैसा होता है। अरे भाई ये तो सबको पता है, TFC कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो कौन सा है, डी है, बिल्कुल डी है ना। यू शेप नहीं होता, नीचे की ओर गिरता हुआ भी नहीं होता, उल्टा एस भी नहीं होता, एक्स अक्ष के समांतर, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो बिल्कुल सही, डी इसका सही आंसर है। 25 का डी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। चलें बच्चों, ठीक हो, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, चलते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 26 देखो क्या लिखा है, दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करने की आवश्यक शर्त क्या है। टू गुड्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। देखो बेटा, टू गुड्स में अगर आप मार्शल की बात करते हो तो मार्शल कहता है MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के, एक बात। और दूसरी बात LDMU लगना चाहिए तो ठीक है। और अगर आप हिक्स की बात करते हो तो हिक्स कहता है MRS बराबर होना चाहिए किसके, PX बाय PY के, ठीक है। आओ देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है MUX अपॉन PX बराबर हो MRX अपॉन PY के, तो ये गलत है। यहाँ लिखा है MRS XY बराबर हो किसके, PX बाय PY के, ये सही है। और ये MUX ये वन कॉमोडिटी है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें हिक्स वाला आंसर गिवन है, ये MRS बराबर PX बाय PY, ये बिल्कुल सही है। टू कॉमोडिटी में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चाहिए तो आवश्यक शर्त ये है, एक तो ये बात पूरी होनी चाहिए, और दूसरा MRS लगातार क्या होना चाहिए बेटा, घटना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर बी है, ठीक है, सही आंसर बी है, सबको पता होना चाहिए सही आंसर। यहाँ पे दोनों कंडीशन देख ली ना आपने, मैं आपको तीनों बता देता हूं। वन कॉमोडिटी में क्या होता है बच्चे, PX बराबर होना चाहिए MUX के, ठीक है। टू कॉमोडिटी में क्या होता है, MUX अपॉन PX बराबर होना चाहिए MUY अपॉन PY के, ठीक है, ये मार्शल है। और हिक्स में क्या होता है बेटा, MRS बराबर होना चाहिए PX बाय PY के, ठीक है। तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन, ये वन कॉमोडिटी, टू कॉमोडिटी, ठीक है। चलिए बिल्कुल बी आंसर सही था, बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि औसत आगम वक्र मतलब AR कर्व, अगर AR कर्व, ठीक है, एक क्षैतिज सरल रेखा हो तब सीमांत लागत वक्र मतलब MR क्या होगा, MR क्या होगा,
MR क्या होगा अगर AR पैरेलल है? बेटा देखो, अगर AR एक क्षैतिज सरल रेखा है, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का एक कर्व है AR, तो बेटा आप ये समझ जाओ कि ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में ही AR कैसा होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इस मार्केट की खास, अच्छा AR का दूसरा नाम प्राइस है, पता है ना सबको, याद रखो AR का दूसरा नाम प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर AR पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो मार्केट परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, और इस केस में MR AR के बराबर होता है, तो मतलब MR भी कैसा बन जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये गलत, नीचे की ओर गिरता हुआ क्षैतिज सरल रेखा, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा MR, ऊपर की ओर गिरता हुआ ये भी गलत और उल्टा ये भी गलत, ठीक है। बी आंसर, बिल्कुल बी सही आंसर है, ठीक है बच्चों, बी सही आंसर है। 28वें पे आ जाओ, 28 पे आ जाओ सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए सभी लोग। क्या है, AR, ये अर नहीं है, ये AR है। AR वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है जब, बताओ भाई, AR कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ कब होता है? मैं बता देता हूं आपको, AR कर्व नीचे की ओर गिरता हुआ होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, एक ऐसे मार्केट में जहां पे प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है, ठीक है। तो AR कर्व डाउनवर्ड होता है इम्परफेक्ट मार्केट में, जहां पे प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। देखो कौन सा ऑप्शन है, उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत गिरती है, सही है। कीमत प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ती और फिर घटती है, गलत है। उत्पादन के सभी स्तर पर कीमत एक समान रहती है, नहीं, अगर हर जगह प्राइस एक जैसा रहेगा फिर तो AR पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है, ये सही है, उत्पादन में वृद्धि के साथ कीमत गिरती है, मतलब अगर AR डाउनवर्ड स्लोप है तो आप समझ जाओ कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्राइस के घटने से डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका आंसर ए सही आंसर है, बिल्कुल जो ए बोल रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है जो ए बोल रहे हैं। चलें आगे, बढ़े आगे, चलो 29 का आंसर चेक करो, 29, हाँ अभिषेक 12th का भी करवा देंगे, डोंट वरी, अभी 12th का एग्जाम, अभी इंग्लिश का है, वो सब हो जाने दो, उसके बाद 12th के वीडियो की भी बात करेंगे। 29 पे आ जाओ बच्चों, देखो क्या है, एक फर्म के उत्पादन के किसी दिए गए स्तर पर सीमांत आगम को बेचने से प्राप्त होने वाला आगम कहते हैं, ठीक है। एक फर्म के उत्पादन के किसी दिए गए स्तर पर सीमांत आगम को बेचने से प्राप्त होने वाला आगम कहते हैं। संपूर्ण उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई, दोनों ए और बी और कोई भी नहीं। बच्चे आप बताओ ना मुझे, सीमांत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू होता है चेंज किसका, TR का, TRN-TRN-1 को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। कहने का मतलब, मान लो आप 10 आइसक्रीम बेच चुके हो और आपका TR, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम 1000 है, और अब आपने 11 आइसक्रीम बेच दी और अब आपका TR है 1200, तो बताओ एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से आपके TR में जो चेंज आया 200 का चेंज, यही 200 क्या है आपका, तो MR है। तो यही तो पूछ रहे हैं कि MR क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, तो ऑप्शन बी है, उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से। जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचोगे तो MR मिलेगा, और MR क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया MR का, ये है MR, TRN-TRN-1। और MR को कुछ लोग एक और तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं, डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा क्वांटिटी करके भी MR को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर करना है किसी को, ऐसा PDF दे देंगे आपको। 30वें क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30, MR-MC दृष्टिकोण के तहत उत्पादक संतुलन प्राप्त होता है। MR-MC अप्रोच से
प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है बेटा? MR-MC अप्रोच से इक्विलिब्रियम तब होता है जब पहली कंडीशन कि MR बराबर हो MC के और दूसरी कंडीशन MR बराबर MC के होने के तुरंत बाद MR से बड़ा हो जाए MC। इट मींस कि MC बढ़ना शुरू कर दे। देख लो कौन सा आंसर है। कुछ बच्चे, अरे कोई नहीं बोल रहा यार, आंसर बताओ यार इसका। MR-MC अप्रोच से कब होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। 30 का सी। एक बच्चा सी बोल रहा है, और सी कैसे बोल रहे हो बेटा? MR-MC के बीच समानता हो, ये बी होगा ना बेटा। MR-MC के बीच समानता हो मतलब MR बराबर हो MC के, MR और MC के बीच समानता के बाद। अच्छा, सी ठीक बोल रहे हो बच्चे, जो सी बोल रहे हो वो ठीक बोल रहे हो। ये दोनों कंडीशन लिखी हुई है, ये आधी है वो आधी है। पहली बात MR और बराबर होना चाहिए MC के, और दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि बराबर होने के बाद, पहले बराबर हो जाए और बराबर होने के बाद, बराबर होने के बाद MC बड़ा हो जाए MR से, है ना? बिल्कुल सही। तो C सही है, बिल्कुल सही है। मैं अधूरा पढ़ रहा था। A और B दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा आपका? C। बिल्कुल सही, जो C बोल रहे थे बिल्कुल सही है। हाँ जी, रोम रोम जी, बिल्कुल। रोम रोम क्या होता है भाई? राम राम जी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सबको यहां तक? गौरव सिंह, बेटा कितनी बार करवाऊं दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? करवा दिए। 2 वीडियो, एक 3 घंटे 3.5 घंटे की और एक तकरीबन 2.5 घंटे की, वो 2 वीडियो देख लो। 28 को पेपर है सर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ ले यार, कुछ लिमिटेड चीजें हैं वो पढ़ ले बस। ठीक है, कुछ थोड़ा सा माइक्रो के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार वीडियो देख लियो, और उसके अलावा जो है स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। इतना भी बहुत है पास होने के लिए। चलो 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा क्या है। डैश से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जब एक फर्म का इरादा उत्पादन को बढ़ाने व कम करने का नहीं होता है। बताओ भाई, कौन सी सिचुएशन, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जब आउटपुट को ना तो आप बढ़ाओगे, ना आउटपुट को आप उत्पादन को घटाओगे, आप रेस्ट में चले जाओगे? क्या होता है वो? कौन सी सिचुएशन में, कौन सी सिचुएशन में आप रेस्ट में चले जाते हो? उत्पादक कब रेस्ट में चला जाता है? ना उत्पादन को बढ़ाता है ना उत्पादन को घटाता है। देखो एक बच्चा बोल रहा है 31 का ए, बिल्कुल। उत्पादक संतुलन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, एक ऐसी सिचुएशन जब प्रोड्यूसर ना तो प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ना प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को क्या करता है? घटाता है, रेस्ट में चला जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। 32 पे ध्यान दीजिए। 32, एक बच्चा कह रहा है जय महाकाल। बिल्कुल भैया, जय महाकाल। महाकाल के बिना तो कोई काम ही नहीं होना ना। चलो अगले पे आओ, 32 पे आओ। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म संतुलन में होता है जब, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म कब होता है इक्विलिब्रियम में? फर्म कब होता है इक्विलिब्रियम में? मतलब प्रोड्यूसर। बात हो गई है, MR-MC बराबर हो और बराबर होने के बाद MC क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो। देखो पहला लिखा है MR-MC बराबर होना चाहिए, MC MR को नीचे से काटती है। और एक बार ग्राफ बना लो, परफेक्ट कंपटीशन का एक बार ग्राफ बना लो। देखो ये होता है MR, पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा फिक्स रहता है MR। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है बच्चों? MC। MR है और MC है, सबको पता है MC का शेप कैसा होता है? U शेप का होता है। और बेटा इक्विलिब्रियम कब होता है, उत्पादक संतुलन कब है? देखो जब MC ऊपर से आके काटेगा तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, दोनों बराबर हो गए। लेकिन जब बेटा MC नीचे से जाके MR को काटेगा तो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पॉइंट पे MR बराबर भी हो जाता है MC के और MC बढ़ना भी स्टार्ट कर देता है। तो देख लो परफेक्ट कंपटीशन में कब इक्विलिब्रियम होगा? जब MC MR को कहां से काटेगा बच्चों? MC जब MR को कहां से काटेगा? नीचे से। ये रहा आपका डायग्राम। देखो ऊपर से MC ने काटा तो यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, अब ये ऐसे गया, और अब जब नीचे से काटा तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। तो ये है आपका इसका आंसर ऑप्शन बी, कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कब होगा। ठीक है, चलें आगे। ठीक है यहां तक सभी बच्चों को? चलो बच्चा आगे बढ़ो। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन क्या है?
दीर्घकाल में एक वस्तु की पूर्ति होती है, लॉन्ग रन में एक चीज की सप्लाई क्या होगी, पूर्णतः बेलोचदार, कम लोचदार, अधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार। बेटा लॉन्ग रन मतलब एक बड़ा समय है ना, अगर समय है तो आराम से सप्लाई किया जा सकता है ना, तो लॉन्ग रन में किसी चीज की इलास्टिसिटी क्या होती है, कम लोचदार, लेस इलास्टिक होती है। अगर लॉन्ग रन है तो ES लेस देन 1 होगा बेटा, ठीक है। तो 33 का ऑप्शन बी है बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल 33 का ऑप्शन बी बिल्कुल। जतिन पढ़ाई पे ध्यान दे बच्चा, जतिन बेफालतू की बातें नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। 34 पे ध्यान दो, बाजार अवधि वह समय क्या अब ठीक है? प्लीज मुझे बताएं, आवाज ठीक है अब? आवाज ठीक है बच्चों? अब आ गई क्या आवाज? प्लीज कमेंट करें। अभी भी नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है बेटा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सभी लोग बताएं आवाज ठीक है सबको अब? ठीक है, हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन से। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु, बिल्कुल ठीक है ना आवाज अब? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो क्या है अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि निम्न कारण से होती है। देखो बेटा, इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि हमेशा अदर फैक्टर से होता है।
ठीक है। पूर्ति में वृद्धि का मतलब इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब है सप्लाई कर्व का कहां चले जाना, सप्लाई कर्व का राइट वर्ड सीधे हाथ की तरफ चले जाना, इस बात को इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। तो एक वस्तु की पूर्ति में वृद्धि इंक्रीज इन सप्लाई कब होगा, अदर फैक्टर, तकनीक में सुधार बिल्कुल सही है, सप्लाई बढ़ेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी तो सप्लाई का राइट वर्ड, अन्य वस्तु की कीमत में कमी बिल्कुल, अगर अदर का प्राइस कम हो गया तो अब ये प्रॉफिटेबल है, सप्लाई बढ़ेगा, उत्पादन के साधनों की कीमत में कमी, कच्चा माल सस्ता हो गया तो सप्लाई बढ़ेगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब अगर अगर क्या हो जाए, अगर अदर फैक्टर आपके फेवर में चले जाए, जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, टेक्नोलॉजी अच्छी ले आए आप, अदर गुड्स जो है वो चीपर हो गया और कच्चे माल की कीमत कम हो गई, तो इन सारे केसेस में सप्लाई बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी बिल्कुल एक्यूरेट है। हाँ जी, बिल्कुल डी बिल्कुल ठीक है। चलें आगे बढ़ें, आगे चलते हैं 37 पे चलते हैं। देखो क्या है 37, एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच 2 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसी चीज की 2 है, ठीक है। यह दर्शाती है क्या, ये क्या दर्शा रही है, कीमत 1% से गिरने से पूर्ति 2% गिर गई, कीमत 1% के बढ़ने से पूर्ति 2% बढ़ गई, पूर्ति 1% से गिरी और कीमत 2% से बढ़ी, या दोनों। बेटा अगर इलास्टिसिटी 2 है तो मतलब पक्की बात है, अगर प्राइस 1% गिरा होगा तो सप्लाई भी 2% से गिर गई होगी, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और अगर प्राइस 1% से बढ़ा होगा तो सप्लाई भी 2% से बढ़ गई होगी, तो मतलब कि ए और बी दोनों सही है, मतलब इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। अगर इलास्टिसिटी 2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस में 1% का चेंज होने से डिमांड सप्लाई में 2% का चेंज हुआ होगा। और तुम्हें ये तो पता ही है, प्राइस घटने से सप्लाई घटता है और प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्या होता है, बढ़ता है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही आंसर है इसका, बिल्कुल डी वाले बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना, क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में बिक्री लागत कितनी वहन करनी पड़ती है, परफेक्ट कंपटीशन में बिक्री लागत सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट बिक्री लागत क्या होती है, 0। परफेक्ट कंपटीशन में पूर्ण प्रतियोगिता में बेचने की कोई कॉस्ट नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक जैसा होता है, तो इसलिए देखो क्या है इसका आंसर सही, 0, ठीक है। किस बाजार के स्वरूप में फर्म कीमत स्वीकारक होता है, कह रहा है कौन सा मार्केट है जहां पे फर्म प्राइस टेकर होगा, तो आप सबको पता है परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन ए में फर्म प्राइस टेकर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए फर्म प्राइस टेकर होता है। 40वें क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 40 पे ध्यान दो बच्चों, क्या है, संतुलन कीमत और मात्रा दोनों बढ़ती है जब, कीमत और मात्रा दोनों कब बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ जाए और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाए, ऐसा कब होगा, पहला मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक, दूसरा पूर्ति में कमी जो जबकि मांग पूर्णतः बेलोचदार है, नहीं ये नहीं हो सकता, पूर्ति में वृद्धि जब मांग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के बढ़ने की बात कर रहा है, मांग में कमी और पूर्ति में वृद्धि, तो बेटा इसका ऑप्शन ए है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि, और मांग में वृद्धि कितनी ज्यादा, ये देखो ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब अगर आप क्या करते हो, अगर आप डिमांड भी बढ़ाते हो और सप्लाई भी, लेकिन डिमांड को कितना बढ़ा रहे हो, ज्यादा, और सप्लाई को कितना बढ़ा रहे हो बच्चों, सप्लाई को थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो आप देखो क्या हुआ, यहां कटा ना, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी संतुलित मात्रा भी बढ़ गई और इक्विलिब्रियम प्राइस संतुलित कीमत भी बढ़ गया, है ना, मात्रा और कीमत दोनों बढ़ गई। तो कब होगा ऐसा, जब इंक्रीज इन डिमांड, जब इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन हो किससे, इंक्रीज इन सप्लाई से, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ठीक है सबको यहां तक, आगे बढ़ें, ऑप्शन ए ठीक है, आगे चलते हैं 41 पे ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 41 पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, एक वस्तु के बाजार संतुलन को क्या होता है जब मांग में कमी पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, भाई क्या होगा
मार्केट इक्विलिब्रियम में है, मार्केट किस में है, इक्विलिब्रियम में है। ये सप्लाई है और ये क्या है, ये डिमांड है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि भाई मांग, एक वस्तु की बाजार संतुलन को क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, जब मांग में कमी पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, जितने से पूर्ति बढ़ी, जितने से सप्लाई क्या कर गया, बढ़ गया, करेक्ट उतने से ही डिमांड क्या हो गई है, करेक्ट उतने से ही डिमांड घट गई है, करेक्ट उतने से डिमांड क्या हो गई है, घट गई है। तो इसका क्या क्या असर पड़ेगा, तो बेटा इसका असर क्वांटिटी पे कुछ भी नहीं पड़ेगा, मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कम हो जाएगा। ध्यान रखें, संतुलित मात्रा बढ़ जाएगी, संतुलित कीमत बढ़ जाएगी, संतुलित मात्रा समान बनी रहेगी, संतुलित कीमत समान बनी रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, संतुलित कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस, कहां कट रहा है, अब यहां कट रहा है ना, इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलित कीमत क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। और मात्रा क्वांटिटी क्या बनी रहेगी, समान। तो सही आंसर देखो ना कौन सा है, ये वाला सही आंसर है कि संतुलित मात्रा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, देखो प्राइस, डिमांड, सप्लाई, 100 रुपए का प्राइस था, डिमांड 500 थी, सप्लाई भी 500 थी, ठीक है। क्या हुआ, डिमांड जो है वो 400 हो गया, 100 से कम हो गया, और जो सप्लाई है वो 100 से बढ़ गया। तो आप बताओ क्वांटिटी पहले भी कितनी थी, 1000, मतलब दोनों का जोड़ देखो, और इधर भी क्या है, जोड़ 1000, तो मतलब कि संतुलित मात्रा एक समान बनी रहेगी। सिंपल सी बात है ना, जितने से ये घटा 100 से ये कम हुआ, और करेक्ट 100 से ही सप्लाई क्या कर गया, बढ़ गया, तो क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, आपका आंसर सी रहेगा इसका, ठीक है। चलो अगले पे आ जाओ, 42 पे आ जाओ। देखो क्या है 42, संतुलित कीमत निर्धारित होती है जब, इक्विलिब्रियम प्राइस कब डिसाइड होता है, जब एक वस्तु की बाजार मांग शून्य हो, बिल्कुल नहीं। एक वस्तु की बाजार पूर्ति शून्य हो, बिल्कुल नहीं। बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो, बिल्कुल सही। इक्विलिब्रियम प्राइस कब डिसाइड होता है, जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई बराबर हो, है ना बेटा। जब सप्लाई और डिमांड जिस पॉइंट पे बराबर होंगे, वहां पे जो प्राइस डिसाइड होगा, उसी प्राइस को आप क्या कहते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हो। तो क्या आंसर होना चाहिए था यहाँ पे, बिल्कुल सी आंसर होना चाहिए था, ठीक है। अगला देखो, उच्चतम कीमत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उच्चतम कीमत, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग क्या होता है, पहले तो ये देखो, देखो बच्चे, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग, उच्चतम कीमत में क्या होता है, जब इसेंशियल गुड्स, आवश्यक वस्तु की मार्केट में जो प्राइस डिसाइड होता है, वो प्राइस जब बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा कि गरीब उसे नहीं खरीद पा रहे हैं, कोई इसेंशियल गुड्स है, कोई, अरे आंसर दो यार, थोड़ा सोचो यार, कोई आवश्यक, उच्चतम कीमत याद आया ना, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग को उच्चतम कीमत कहते हैं, जब गवर्नमेंट गरीब लोगों की हेल्प के लिए, जब गवर्नमेंट मार्केट में जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उससे प्राइस को कम पे फिक्स कर देती है, तो इसे उच्चतम कीमत कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, और फिर ब्लैक मार्केटिंग होना शुरू होता है, और गवर्नमेंट ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए राशनिंग करवा देती है। तो देखो क्या कह रहा है, उच्चतम कीमत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा एक्यूरेट है। पहला, एक प्रभावपूर्ण उच्चतम कीमत संतुलित कीमत से कम कीमत पर होनी चाहिए, बिल्कुल। जो उच्चतम कीमत है वो इक्विलिब्रियम से कहां होना चाहिए, कम, बिल्कुल सही है ये। उच्चतम कीमत वस्तु की पूर्ति की जाने वाली मात्रा को बढ़ा देती है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जब मैक्सिमम प्राइस सीलिंग करते हो तो मात्रा, पूर्ति, सप्लाई कम हो जाती है, और क्या बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो गलत पॉइंट है। एक प्रभावपूर्ण उच्चतम कीमत संतुलित कीमत से अधिक कीमत पर होनी चाहिए, बिल्कुल गलत। क्या आप मैक्सिमम प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम से ज्यादा पे फिक्स करते हो, नहीं, इक्विलिब्रियम से कम पे करते हैं, ठीक है। अगला देखो, उच्चतम कीमत, है ना, उच्चतम कीमत मांगी गई मात्रा को घटा देती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मांगी गई मात्रा को क्या करती है, बढ़ा देती है। तो ये 3 पॉइंट गलत है, एक पॉइंट सही है कि जो मैक्सिमम प्राइस सीलिंग होता है वो हम कहां करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस सीलिंग करती है, उच्चतम कीमत निर्धारण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। उम्मीद करता हूं सबको ठीक है।
चले आगे, हाँ जी, चले आगे यहां से अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या है आपका। जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति अधिक है तब इसका अभिप्राय निम्न स्थिति से है। जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, अगर मार्केट डिमांड ज्यादा है मार्केट सप्लाई से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अतिरेक मांग, एक्सेस डिमांड है। याद रखो, एक्सेस डिमांड है, ये अतिरेक मांग है। और आपको पता होना चाहिए कि इस केस में कंपटीशन होगा, किसमें? कंज्यूमर में, उपभोक्ताओं में प्रतियोगिता होगी। और जब कंज्यूमर में कंपटीशन होगा तो जो प्राइस है, प्राइस वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रो के क्वेश्चन थे आपके लिए। चलो अब कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के भी करते हैं, ध्यान देना। ये माइक्रो के क्वेश्चन थे आपके, आ जाओ कुछ क्वेश्चन स्टैटिक्स के भी ध्यान देना। अब पहला क्वेश्चन देखना स्टैटिक्स का क्या है, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। डैश वह व्यक्ति है जो आय सृजन के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। बताओ वो कौन है जो प्रॉफिट कमाने के लिए गुड्स और सर्विस बनाता है? जल्दी बताओ, कंज्यूमर है या सर्विस प्रोवाइडर है या प्रोड्यूसर है? बेटा ये प्रोडक्टिव लिख गया है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर है कौन या सेवा धारक है? बताओ कौन है, जल्दी ऑप्शन बताओ मुझे। गुड्स और सर्विस बनाने का काम किसका है? जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। कौन है जो गुड्स और सर्विस बनाता है? बताइए जल्दी। बिल्कुल सी वाले बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है, जो क्या करता है? गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करता है। तो ठीक था ये क्वेश्चन भी सबको। आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो। वह गतिविधि जिसका सरोकार जीविका अर्जित करने से होता है, वो एक्टिविटी जिसमें आप अपनी लिविंग को अर्न करते हो। जल्दी बताओ क्या कहते हैं उसको? इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है, वो एक्टिविटी जिसमें आप अपनी लिविंग को कमाते हो, जीविका को कमाते हो, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो, क्या है वो एक्टिविटी जिसमें आप अपनी जीविका कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए पैसे कमा रहे हो? क्या कहते हैं उस एक्टिविटी को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ए आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, जिसमें हम अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। और नॉन इकोनॉमिक क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी जिसमें क्या हो रहा है बच्चे? जो आप सिर्फ समाज के कल्याण के लिए करते हो। ठीक है, वो एक्टिविटी जो सिर्फ आप क्यों कर रहे हो? समाज के कल्याण के लिए कर रहे हो। बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या है। क्या संसाधनों की दुर्लभता सभी पर लागू होती है? बताओ भाई, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज सब पे अप्लाई होता है? पहला, पर्सन पे, ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी कंट्री पे, देश पे, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियस सी बात है, रिसोर्स लिमिटेड किसके लिए है? सबके लिए है ना? रिसोर्स किसके लिए लिमिटेड है बच्चों? सबके लिए लिमिटेड है। चाहे आप पर्सन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कंट्री हो, सबके लिए ये समस्या है कि रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जो डी दे रहे हैं। चलो चलो जरा मुझे इसका आंसर बताओ। आर्थिक समस्या होने का मूल कारण क्या है? बेटा इसमें ना ये ऑप्शन गलत लिख गया है, ये यहाँ पे ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। बताइए भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है? मेन कॉज क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का? आर्थिक समस्या का मेन वजह क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड वांट है, ये स्कैरसिटी कहते हैं, दुर्लभता, स्कैरसिटी भी है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब आंसर डी है आपका, उपरोक्त सभी। डी वाले बिल्कुल ठीक हैं, ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो जरा क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। बताओ स्टैटिक्स का यूज आप कौन सी फॉर्म में करते हो? ऑब्वियस सी बात है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में, एक वचन और बहुवचन दोनों में करते हैं स्टैटिक्स का यूज। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ऑप्शन सी। ठीक है, स्टैटिक्स का यूज हम
दोनों ही तरीकों से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। चलें आगे, आगे चलते हैं। अगले पे आओ, देखो क्या है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ होता है स्टैटिक्स इन सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म में स्टैटिक्स क्या होती है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। इन सिंगुलर फॉर्म स्टैटिक्स क्या है, सांख्यिकी की विधियां हैं, बाय स्टैटिकल मेथड्स। जो स्टैटिक्स के मेथड्स हैं उसी को आप सिंगुलर सेंस बोलते हो। क्या है स्टैटिक्स के मेथड, पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, जो 5 मेथड है स्टैटिक्स के, है ना, तो वो सिंगुलर सेंस होता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, बी वाले सही हैं, बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलिए अगले पे आओ, अगले पे आओ। देखो, सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है, स्टैटिक्स का यूज कौन करता है, व्यापारी लोग करते हैं, अर्थशास्त्री, सरकार, या उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली बात है स्टैटिक्स का यूज ट्रेडर, है ना, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट और सभी लोग कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन बी नहीं भाई, डी। डी स्टैटिक्स का यूज कौन करता है, तो सभी लोगों के लिए, ट्रेडर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, सब के लिए इकोनॉमिक्स जरूरी है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, देखो क्या है। निम्न में से कौन सांख्यिकी की सीमा नहीं है, इसमें से कौन सा स्टैटिक्स का लिमिटेशन नहीं है, सांख्यिकी का दुरुपयोग हो सकता है। बिल्कुल ये तो सही है, स्टैटिक्स का मिसयूज पॉसिबल है। सांख्यिकी परिणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स है, ये भी सही है। स्टैटिक्स जो है नंबर में होता है, सांख्यिकी के नियम एकदम सही नहीं होते हैं, ये भी सही है, एकदम सही नहीं होते हैं। सांख्यिकी तथ्यों के समूह से सरोकार रखता है, स्टैटिक्स डील विद ग्रुप्स ऑफ फैक्ट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, निम्न में से कौन सी सांख्यिकी की सीमा नहीं है, कौन सी स्टैटिक्स की लिमिटेशन नहीं है, तो ये जो डी ऑप्शन देख रहे हो, डी, ये स्टैटिक्स की लिमिटेशन नहीं है। ये स्टैटिक्स का क्या है, ये स्टैटिक्स का इंपॉर्टेंस है कि स्टैटिक्स जो है सिर्फ किस में डील करता है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सांख्यिकी की विशेषता है कि स्टैटिक्स सिर्फ किस में डील करता है बेटा, ग्रुप्स में डील करता है ना, यही होना चाहिए ना। कौन सी सीमा नहीं है ना, स्टैटिक्स कैन बी मिसयूज, ये तो लिमिटेशन है। क्वांटिटेटिव स्टैटिक्स, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक होती है, ये भी सही है। स्टैटिकल लॉ आर नॉट परफेक्ट, आर नॉट परफेक्ट, ये भी सही है, ये भी है। स्टैटिक्स डील विद द ग्रुप्स ऑफ द फैक्ट, बिल्कुल यही आंसर है कि स्टैटिक्स सिर्फ किस में डील करता है, ग्रुप्स ऑफ द फैक्ट में डील करता है, डी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ, जरा देखो क्या है, क्या है देखो। बताओ जरा मुझे आंसर, कौन से आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, विच डेटा कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ। बताओ भाई कौन सा डेटा है जिसे इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है, बताओ इन्वेस्टिगेटर, जल्दी ऑप्शन बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेटर किस डेटा को खुद कलेक्ट करता है, बताइए। जल्दी बोलो, इन्वेस्टिगेटर खुद से किस डेटा को कलेक्ट करता है, बोलो, मैं वेट कर रहा हूं। बिल्कुल ए बिल्कुल सही है, प्राइमरी डेटा को अनुसंधानकर्ता खुद इकट्ठा करता है, खुद कलेक्ट करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद द्वितीयक आंकड़े क्या है, देखो द्वितीयक स्रोत के आंकड़े, डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स, क्या ऑप्शन गिवन है, देखो सेकेंडरी सोर्स के डेटा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, वर्तमान अध्ययन की बजाय अन्य उद्देश्यों से एकत्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। जो सेकेंडरी डेटा है वो अभी के लिए नहीं है बल्कि पहले किसी ने अपने काम के लिए कलेक्ट किया था, सही है। समाचार पत्रों से प्राप्त हो सकते हैं, बिल्कुल सेकेंडरी डेटा आप न्यूज़पेपर से ला सकते हो, बिल्कुल। प्राथमिक स्रोत से आंकड़ों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये गलत है। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो लेस रिलायबल होता है, ये गलत है। और डी, ए और बी दोनों, तो इसका आंसर डी सही होगा, ए और बी दोनों। सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड ए और बी दोनों पार्ट है। पहला, सेकेंडरी डेटा जो है वो किसी और काम के लिए इकट्ठा हुआ था, आप मांग के लेके आए, और दूसरा कि सेकेंडरी डेटा जो है वो न्यूज़पेपर से कलेक्ट कर सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की जनसंख्या से संबंधित सूचना
सूचना निम्न द्वारा एकत्रित की जाती है। हर 10 साल बाद किस तरीके से इंडिया में पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा इकट्ठा करते हैं? पता है किसी को? बताओ इनमें से कौन सा सही है। किस तरीके से हर 10 साल बाद हम डेटा इकट्ठा करते हैं? जल्दी बताओ, कौन कौन बता सकता है इनमें से कौन सा सही है? जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए सही है। सेंसस के द्वारा, जनगणना के द्वारा हम हर 10 साल में डेटा इकट्ठा करते हैं। पहली बार सेंसस 1881 में हुआ था, फिर 10-10 साल में होता है, हर 10 साल बाद होता है, और आखिरी बार हमारे देश में सेंसस 2011-12 में हुआ था। उसके बाद से सरकार अभी तक सेंसस नहीं करवा पाई, जनगणना नहीं करवा पाई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल एक्यूरेट। चले आगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। आगे चलो, देखो क्या है क्वेश्चन। अच्छी प्रश्नावली में, एक गुड क्वेश्चनरी में क्या क्या होना चाहिए? प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल सही है। गणना वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए, नहीं जी, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जी, पर्सनल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। दोहरे नकारात्मक प्रश्नों से बचना चाहिए, डबल मीनिंग के क्वेश्चन से बचना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, अच्छी प्रश्नावली में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी होना चाहिए। मतलब कि एक क्वेश्चन पेपर को अच्छा तब कहते हैं जब वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो और दूसरा डबल मीनिंग का कोई क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी सही है। चले अगले पे, अगले क्वेश्चन पे आइए। देखो क्या है, ये रिपीट हो गया। आओ देखो, मिलान चिन्ह निर्धारित करता है। मिलान चिन्ह, टैली बार, पता है ना मिलान चिन्ह? टैली मार्क्स बनाते हैं ना, याद है आपको? ऐसे बनाते हैं मिलान चिन्ह। 4 5वां, तो बताओ भाई मिलान चिन्ह क्या बताता है? वर्ग की चौड़ाई बताता है, क्लास वृत्त बताता है, वर्ग सीमा क्लास की लिमिट बताता है, या क्लास की बाउंड्री बताता है, या वर्ग आवृत्ति मतलब कि क्लास की फ्रीक्वेंसी बताता है? बोलो जल्दी मुझे आंसर बताओ। मिलान चिन्ह, टैली मार्क्स क्या बताता है? बिल्कुल बिल्कुल, जो डी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो आपका मिलान चिन्ह होता है, टैली मार्क्स होता है, वो बताता है कि भाई वर्ग की जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। बिल्कुल सही, डी आंसर बिल्कुल सही है। चलो 64 पे आ जाओ। क्या है, देखो देखो जरा क्वेश्चन क्या है। द अपर लिमिट ऑफ क्लास इज, अपर लिमिट ऑफ क्लास जो है वो क्या होनी चाहिए? देखो ये है CI, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो बेटा अगर असममित श्रृंखला है तो अपर लिमिट लोअर लिमिट के सेम होती है, और अगर असममित नहीं है, सम्मिलित है, तो उसमें लिखते हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, है ना? तो इसमें सेम नहीं होती है। तो क्या कह रहा है कि वर्ग की उच्चतम सीमा समान हो सकती है, समान सिमिलर हो सकती है, और भिन्न मतलब अलग हो सकती है, और ऑप्शन सी दोनों हो सकती है। तो अवश्य बात है कि अपर लिमिट लोअर के बराबर हो भी सकता है, और अपर लिमिट लोअर के बराबर नहीं भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी सही है कि भाई अपर उच्चतम सीमा न्यूनतम के बराबर हो भी सकती है, और उच्चतम सीमा न्यूनतम के बराबर नहीं भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से बाहर है, ये गलती से डल गया था। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या है, 18 वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को निम्न की गणना के लिए ध्यान रखा जाता है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर ये है कि भाई बताओ, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को निम्न की गणना के लिए ध्यान रखा जाता है। अपर लिमिट का ध्यान आप किस चीज के लिए रखते हो? बताओ मुझे। जो CI है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो ये जो अपर लिमिट है इसका ध्यान आप किस में रखोगे? जब आप क्या लिखोगे? लेस देन लिखोगे, है ना? लेस देन को कैसे लिखोगे? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो अपर लिमिट का ध्यान रखते हैं क्या करने के लिए? से कम आवृत्ति के लिए। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर बनाना है तो उसमें अपर लिमिट लेते हैं, और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर बनाना है, ठीक है, मोर देन
मोर देन क्यूमुलेटिव बनाना है तो उसमें कौन सी लिमिट लेते हैं बेटा, ध्यान रखना, लेस देन में हमेशा अपर लेते हैं, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, और मोर देन लिखना है तो 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि बताओ अपर लिमिट को कब लेते हैं, तो जब हमें क्या लिखना है, लेस देन वाले को लिखना है तो हम अपर लिमिट लेते हैं, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, आंकड़ों के प्रदर्शन की सर्वाधिक सही विधि क्या है, द मोस्ट करेक्ट मेथड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है, चित्रीय विधि, ग्राफिक मेथड, बिल्कुल अच्छी विधि है, टेबुलर मेथड, बिल्कुल अच्छी विधि है, पाठ्य प्रस्तुतिकरण, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, बेटा ये एक अच्छी विधि नहीं है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एक अच्छी विधि नहीं है, तो क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी मीनिंगलेस है, तो क्या कह रहा है, मोस्ट करेक्ट मेथड क्या है, डेटा को प्रेजेंट करने के दो अच्छे तरीके यहां पे लिखे हैं, आंसर यहां पे दो है, ए और बी दोनों हमारे यहां पे सही आंसर है। पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वहां पे कोई ना कोई ऑप्शन में लिखा होगा ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या है, आप ग्राफिक भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो और टेबुलर भी, लेकिन टेक्सुअल प्रेजेंटेशन जो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होता है वो एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ए और बी सही आंसर है, सही आंसर है ए एंड बी, ग्राफिकल और टेबुलर, ठीक है। चलो, सारणी हेतु स्तंभ, द कॉलम फॉर टेबुलाइजेशन, भाई टेबल में कॉलम का क्या रोल है, ये देखो, ये टेबल होती है, ठीक है, इसी को कॉलम कहते हैं, कॉलम स्तंभ कहते हैं, और ये जो होता है इसे क्या कहते हैं, पंक्ति, मतलब रॉस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कॉलम क्या है, तो भाई कॉलम क्या है, जो स्तंभ है वो क्या है, मेन पार्ट ऑफ टेबल है, ये क्या है, स्तंभ क्या है, कॉलम बच्चों, कॉलम मेन पार्ट है, किसका मेन पार्ट है, टेबल का, सारणी का मुख्य हिस्सा होता है कॉलम, बिना कॉलम के टेबल नहीं बन सकती, दो ही तो चीजें मेन, एक तो कॉलम है और दूसरा क्या आपके पास, पंक्ति है, ठीक है, याद रखें, तो ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। आगे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सारणी हेतु निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, सारणी मतलब टेबल के लिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है टेबुलाइजेशन के लिए, नॉट करेक्ट, पहला, कॉम्प्लेक्स डेटा कैन बी प्रेजेंटेड, ये तो सही है, टेबल क्या करता है, जटिल आंकड़ों को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बना देता है, टेबल समझते हो ना बच्चे, टेबल मतलब रॉ और कॉलम की फॉर्म में डेटा रखना, तो जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा, जटिल आंकड़ों को क्या बना देता है, सरल बना देता है। दूसरा, यह पंक्तियों के बीच ना कि स्तंभ के बीच तुलना करने में सहायक है, ये एक गलत कहानी है, नॉट करेक्ट, भाई अगर आपने टेबल बनाया तो आप चाहे तो कॉलम से कंपेयर करो चाहे रॉ से करो, कैसे भी कर सकते हो, और देख लो आंकड़ों की सांख्यिकी विश्लेषण हेतु सारणी आवश्यक होती है, ये भी सही है आपका, आंकड़ों के चित्र में प्रस्तुतिकरण, ग्राफ बना, चित्र बनाने के लिए भी ये जरूरी होता है, तो बिल्कुल कह रहा था कि बताओ कि कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है टेबल के लिए, तो ऑप्शन बी सही नहीं है टेबल के लिए, भाई टेबल की बुराई मारते वो कह रहा है कि टेबल में आप सिर्फ कॉलम के आधार पे तुलना कर सकते हो, रॉ के आधार पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो ये गलत है बेटा, आप टेबल में कॉलम और रॉ किसी भी बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। बोलो बच्चा क्या डाउट है बेटा, एक बच्ची कुछ डाउट पूछना चाहती है, बोलो बेटा क्या डाउट है। बोलो बोलो, 69 का बी, बिल्कुल बेटा 69 का बी है, मैं भी बी ही बोल रहा हूं। डाउट क्या है बच्चे, बताओ बताओ, मैं सॉल्व करता हूं डाउट। चलो कोई नहीं, कमेंट में डाल देना, अगली वीडियो में बोल दूंगा मैं, कमेंट में डाल देना जो भी डाउट है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो क्या है, आंकड़ों के प्रदर्शन की सर्वाधिक आकर्षक विधि, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सबसे अट्रैक्टिव मेथड क्या है, बेटा देखो देखो, चित्रीय प्रदर्शन, अभी पीछे बात भी हुई थी ये क्वेश्चन की, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक अच्छा तरीका है, टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एक अच्छा तरीका नहीं है, और टेबुलर प्रेजेंटेशन भी एक अच्छा तरीका है, तो मतलब यहाँ पे आंसर है आपका
ए और सी, यहाँ पे दो सही आंसर है, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन देने में गड़बड़ी हो गई है, तो ए और सी दो सही आंसर है यहाँ पे। अगर आप आंकड़ों का प्रदर्शन करने जाओगे, प्रेजेंटेशन करने जाओगे, तो टेबल और ग्राफ दो सही मेथड हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। एक दंड चित्र में दंड होते हैं, क्या कह रहा है, अ बार डायग्राम कंसिस्ट ऑफ बार। बताइए एक बार डायग्राम में कैसे बार हो सकते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही हो सकते हैं। ऑप्शन सी ए एंड बी। बेटा बार डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, बार को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, और बार को मेरे बच्चे आप ऐसा भी दिखा सकते हो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी बार को दिखाया जा सकता है। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, मतलब ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही हो सकते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरीकों से बार बनाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्या है अगला, देखो क्या है, एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े को प्रदर्शित करने वाला सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है। बताओ अगर एक फैमिली एक्सपेंडिचर कर रही है, तो फैमिली के एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए सबसे बढ़िया ग्राफ क्या है। तो आप कभी भी देखना, फैमिली के खर्चे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पाई डायग्राम बनाते हैं, पाई डायग्राम वो गोले वाला, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसके लिए, है ना, पाई डायग्राम बेस्ट तरीका है किस चीज के लिए, एक फैमिली के एक्सपेंडिचर को दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल पाई डायग्राम बिल्कुल सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, दंड चित्र बार डायग्राम, बार डायग्राम जो होता है वो कितने डायमेंशनल डायग्राम को कहते हैं। जब मैं आपको बार डायग्राम का चैप्टर करवा रहा था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि बार डायग्राम को हम वन डायमेंशनल डायग्राम, एक चर वाले चित्र कहते हैं। याद रखना बच्चे, बार डायग्राम वन डायमेंशनल डायग्राम होता है, और वहीं पे अगर मैं हिस्टोग्राम की बात करूं, आयत चित्र की बात करूं, तो वो टू डायमेंशनल होता है। लेकिन यहाँ पे बार पूछा उन्होंने, तो बार वन डायमेंशनल, क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो आप वर्ष लिख देते हो और सारी इंफॉर्मेशन कहाँ डालते हो, बार डायग्राम में आप वाई एक्सिस पे डालते हो, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक चर वाले चित्र बोलते हैं बार डायग्राम को, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित आंकड़े निम्न को ग्राफिक रूप से ज्ञात करने में मदद करते हैं। कह रहा है बताओ आयत चित्र हिस्टोग्राम की हेल्प से, ठीक है, हिस्टोग्राम होना चाहिए था, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या निकालते हैं। बेटा ये मॉड लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, हिस्टोग्राम की हेल्प से हम क्या निकालते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम की हेल्प से बहुलक को निकाला जाता है, मॉड को। मैंने आपको सिखाया था हिस्टोग्राम बनाने के लिए, मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, और हिस्टोग्राम में जो सबसे बड़ा बार होता है उसके एक कॉर्नर को, सॉरी आंसर इसका मैंने बता दिया आपको क्या है, मॉड है, ठीक है, ये है। और मैं आपको हिस्टोग्राम बना के दिखा रहा था। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये आपने हिस्टोग्राम बनाया, हिस्टोग्राम में जितने बार बनते हैं सब चिपक चिपक के बनते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम आपने बनाया, अब आपको करना क्या है, जो सबसे बड़ा बार है उसके एक कॉर्नर को दूसरे तरफ के बार के कॉर्नर से जोड़ना है, और ऐसे ही दूसरे वाले को इधर जोड़ना है, जहां कटेगा वहीं पे मॉड निकल के आ जाएगा, बहुलक। तो आपको पता होना चाहिए कि आयत चित्र हिस्टोग्राम का यूज करते हैं किस चीज के लिए, तो आयत चित्र का यूज करते हैं बहुलक मतलब मॉड निकालने के लिए। तो बी इसका एक्यूरेट आंसर है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये 74 था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ओजाइव ग्राफिक रूप से निम्न को ज्ञात करने में मदद करता है। बेटा बताइए, ये गलत है, ये मॉड लिखा हुआ है, ठीक है। ओजाइव, ओजाइव जो है
वो किस चीज को निकालने में हेल्प करता है? तो सबको पता है कि जब लेस देन और मोर देन ओजाइव एक दूसरे को काटते हैं तो यहाँ पे मीडियन निकल के आता है, माध्यिका। तो सबको पता होना चाहिए ओजाइव हेल्प करता है क्या निकालने में? मीडियन को निकालने में, माध्यिका को निकालने में ओजाइव हमारी हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। रैखिक ग्राफ द्वारा प्रदर्शित आंकड़े निम्न को समझने में सहायक होते हैं। जो आपका रैखिक ग्राफ होता है, मतलब जो लाइन ग्राफ होता है, वो किस बात को समझने में हेल्प करता है? पहला, दीर्घकालीन प्रवृत्ति को, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को, आंकड़ों की चक्रिता, इसको, वेदर को, उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी जो रैखिक ग्राफ होता है वो इन सारी चीजों को समझने में हमारी हेल्प करता है। उपरोक्त सभी को समझने में रैखिक ग्राफ हमारी हेल्प करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्या है इसमें इसमें हमें कैलकुलेटर चाहिए होगा, है ना? क्या है देखो, द मीन ऑफ 0.356791 0.6 है। तो मीन कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ो, है ना, और डिवाइड कर दो। किससे? किससे डिवाइड कर दो भाई? बोलो। जितनी ये चीजें हैं, कितनी चीजें हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर दो। जोड़ो 0.3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 9 प्लस में 12, एक मिनट, प्लस में 12 और प्लस में 0.6, सबको जोड़ा 39.9 डिवाइड बाय 7, 5.7, ये इसका सही आंसर है। 39.9 डिवाइड बाय 7, तो 5.7 सही मीन है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट आंसर है इसका। चलें अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। देखो क्या है आपका, दिए गए चरों के औसत मूल्य को कहा जाता है। बताओ भाई, एवरेज वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आप बताओ एवरेज किस में निकालते हैं? देखो बेटा, मीडियन मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। मॉड मतलब होता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है। इंडेक्स जो है वो महंगाई को मापने का एक तरीका है। तो बताओ एवरेज किसको बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है, मीन को। अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा मैं एवरेज निकाल रहा था, है ना? तो एवरेज निकाल रहा था मतलब मैं क्या निकाल रहा था? मीन निकाल रहा था। सिग्मा एक्स अपॉन में एन, मीन को आप एवरेज बोलते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिए, मिसिंग वैल्यू ज्ञात करो। क्या होता है? मीन गिवन है 6, मीन है 6 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस एक्स, पता नहीं हमें क्या वैल्यू होगी, प्लस में 10 डिवाइडेड बाय क्या भाई? कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, मीन निकालना, एक्स निकालना है। तो ये 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 इक्वल टू 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25 प्लस में एक्स, ये 25 जाके माइनस होगा, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स। तो 11 इज इक्वल टू एक्स। जो मिसिंग वैल्यू है, जो एक्स की वैल्यू है बच्चे, वो 11 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलें आगे। ठीक है सबको यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास, निम्न में से कौन सा प्रवृत्ति माप नहीं है? इनमें से कौन सा बेटा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? आप सबको पता होना चाहिए केंद्र प्रवृत्ति के माप सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीजें आती हैं, मीन आता है, मीडियन आता है और मॉड आता है। ये 3 चीजें सेंट्रल टेंडेंसी है। तो कौन सा नहीं है सेंट्रल टेंडेंसी? मीन है, मीडियन है, मॉड है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पे हमारा आंसर? डी हमारा आंसर नहीं है। तो मीडियन जो है इसका सही आंसर है। याद रखे सभी लोग इस बात को। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अगला क्या है देखो, श्रेणी सहसंबंध का गुणांक अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है? आपको पता होना चाहिए जो कोरिलेशन होता है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। कोरिलेशन
का मिनिमम वैल्यू -1 होता है बेटा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +1। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, तो +1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, और कोई मिनिमम पूछता तो -1, और रेंज क्या है, -1 से +1। ये बात आप सबको ध्यान रखनी है। चलें आगे, चलो आगे बेटा, ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इन क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, ठीक है। एक ये पेज, बाकी टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डाल भी देंगे अभी, दूसरा ये पेज, और तीसरा आपका ये पेज, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व कर लेने हैं थोड़े से। ये पेज है आपका, ये पेज है आपका, और उसके अलावा ये पेज है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, जो अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन थे, तकरीबन 100 के आसपास क्वेश्चन थे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास जो है वो कल लेंगे, और कल हम आपके लिए लेके आएंगे पिछले साल का सीबीएसई का पेपर, सीबीएसई क्लास 11th का पेपर। तो आप सभी लोगों को ये शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं भी, आप खुद भी पढ़ के और दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय श्री राम। ठीक है, 1833 कम गया ना।